अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिशमीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। पेशावर ज़ल्मी की हारी हुई बाजी को आरिफ याकूब ने शानदार गेंदबाजी की बदौलत 5 पलट दिया। शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करने वाले स्पिनर आरिफ याकूब ने अपने आखिरी ओवर में 4 जबकि मैच में 5 विकेटें लेने के बाद ये एजाज़ भी अपने नाम कर लिया कि PSL की तारीख में पहले ऐसे गेंदबाज जिन्होंने 5 विकेटें अपने नाम की हैं। शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करने वाले डोमेस्टिक स्टार आरिफ याकूब ने न सिर्फ पेशावर ज़ल्मी के नाम ये कामयाबी कर दी, दूसरी जानिब बाबर आजम की सेंचुरी भी रायगा नहीं गई और वो भी पेशावर ज़ल्मी के काम आ गई। ताम पेशावर ज़ल्मी ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 201 रन्स की हदफ को जो है सेट किया और 202 रन्स का ताक़ुब करते वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के बल्लेबाजों ने शानदार अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, जहां ज़बरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा करने वाले मिडल ऑर्डर बैटर आज़म खान ने भी इस हवाले से मीडिया के सामने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैच में मेरी परफॉर्मेंस पर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन शिकस्त से काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ रहा है। दूसरी जानब उन्होंने ये भी कहा कि हमारी टीम के लोअर मिडल ऑर्डर बैटर्स को हमने टेस्ट नहीं किया था, इस तरह के मैचेस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टेस्ट के साबित हो सकते हैं। देखें, अफसोस जाहिर सी बात है हो रहा था क्योंकि क्रंच मोमेंट में बैटिंग आई थी और तकरीबन 12.5-13 की एवरेज थी, तो उसको नीचे 10 पे लेके आना और उसी मोमेंटम के साथ खेलना, आई थिंक वी शुड हैव वन द गेम। बट जाहिर सी बात है मैचेस क्रंच मोमेंट में लैप्सेस होते हैं, बट इससे इंशाल्लाह जल्दी सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे जो मैचेस हैं उनमें गलती ना हो। खैर, जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो मैं कह नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि हमारे लोअर ऑर्डर अभी उसी तरह टेस्ट हुआ नहीं है। आई थिंक पिछले 2 गेम जो थे उसमें थोड़ा पिच भी थोड़ा ट्रिकी था, तो उस हिसाब से आपको पता है थोड़ी डिफरेंट क्रिकेट आपको खेलनी पड़ती है। बट जब आपके सामने इतना बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा हो तो उसमें ये होता है कि टॉप 4 में जो अराउंड 80 रन करेगा तो उसमें फिर बाकियों का ये काम होता है कि वो आके नीचे छोटे छोटे कैमियो खेलें। तो खुशी ये है कि माशाल्लाह परफॉर्मेंस हुई, लेकिन गम ये भी है कि मैच हारा है। लेकिन आने वाले मैचेस के लिए अपने जितने भी बॉयज उनको गुड लक कहूंगा और कहूंगा कि अपना सर कभी भी ना गिराएं। देखें, इस्लामाबाद की हमेशा से ये अप्रोच रही है, लेकिन अगर आप पहला मैच देखें जिस तरह हमने चेस किया उसमें हमने स्मार्ट क्रिकेट भी खेली है। इसका मतलब सिर्फ यही नहीं कि हम हर बॉल पे अटैक कर रहे हैं, हम लोग स्मार्ट क्रिकेट भी खेल रहे हैं। और जाहिर सी बात है जब क्रंच मोमेंट्स पे थोड़ा आपको और स्मार्ट होना पड़ता है और बॉल बाय बॉल खेलना पड़ता है और काफी एक आध बॉलर को टारगेट करके आपको खेलना होता है। लेकिन जाहिर सी बात है मेरे ख्याल से 15 ओवर थे जब बाबर आजम 52 पे थे, उसके बाद उन्होंने अपने 60 रन किए। आई थिंक दैट वाज एक्सेप्शनल और जिस तरह वो नए शॉट्स उन्होंने डेवलप किए, आई थिंक इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड फॉर हिमसेल्फ। एक जानिब जहां पेशावर ज़ल्मी ने यह मैच अपने नाम किया तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद यूनाइटेड भी इस मैच की शिकस्त पर काफ़ी ज़्यादा अफसरदा है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करने वाले ओपनर बैटर पेशावर ज़ल्मी के साइम अयूब भी प्रेस के सामने जब हाजिर हुए, उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा बाबर आजम ने किया, यकीनी तौर पर उन्होंने दुनिया क्रिकेट को एक बार फिर से ये वाज़ेह कर दिया कि वो शानदार बल्लेबाज हैं। उन्हें यह भी बताया कि जिस अंदाज से उनकी बैटिंग अप्रोच है, पेशावर ज़ल्मी और इंतज़ामिया की जानिब से भी ये कहा गया है और मैनेजमेंट का भी यही पैगाम है कि अटैकिंग अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलनी है। अगर अटैकिंग अप्रोच होगी तो ही मैचेस जीत सकते हैं। और पेशावर ज़ल्मी का राज हमेशा से यही है कि वो कोशिश करते हैं कि जोन सी भी फील्ड हो क्रिकेट की, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, हमेशा अटैकिंग ऑप्शन चूज किया जाए, खासतौर पे प्रेशर सिचुएशन में। जैसे कि आपने देखा अभी भी हम लोगों ने जो डिफेंड किया है तो बहुत एक्सीलेंट मूव थी फ्रॉम द कैप्टन, हमने अटैकिंग मूव। तो डैरेन सैमी की तरफ से स्पेशली यही मैसेज होता है हमेशा कि अटैकिंग ऑप्शन चूज किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम और उनका स्टैंडर्ड यही है, वो हमेशा से इतने सारे 100 को T20 में बना चुके हैं माशाल्लाह से, और हम उनको एडमायर करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं उनसे, और उम्मीद है कि आगे भी बहुत सारी सेंचुरीज उनकी तरफ से देखने को मिलेंगी। हम लोगों ने ये तो नहीं सोचा किसी भी मोमेंट पे कि हम हार जाएंगे, बट रियलिस्टिकली देखा जाए वो बहुत अच्छा खेल रहे थे और आजम खान जैसा प्लेयर जो है वो मैच विनर है, फिनिशर है बहुत अच्छा, और हर बॉलर उसको बॉल करने से पहले जरूर सोचता है कि इसको कहाँ बॉल करूं। तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, बट किस्मत हमारे साथ गई क्योंकि हम लोगों ने ब्रेव डिसीजन लिया, तो और रिजल्ट निकला कि हम मैच जीत गए। एक जानिब जहां पेशावर ज़ल्मी ने यह मैच अपने नाम किया तो दूसरी जानिब PSL सीज़न 9 के हवाले से दिफाई चैम्पियन
जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही थी, उनकी परफॉर्मेंस से मुतालिक भी बातें हो रही हैं। तो साबिक चैम्पियन पेशावर ज़ल्मी जिस अंदाज से इवेंट में परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, इन तमाम तर महरिकात पर जहां क्रिकेट के हल्कों में बातें हो रही हैं, तो 2 बार की चैम्पियन PSL सीज़न 7 और PSL सीज़न 8 की चैम्पियन लाहौर कलंदर्स मुसलसल 5 मैचेस अब इवेंट के हार चुकी है और लाहौर में होने वाले मुकाबलों में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, जिसके हवाले से क्रिकेट के हल्कों में एक जानिब जहाँ शायकीन क्रिकेट लाहौर कलंदर्स के ख़ास तौर पर नाराज़ और अफसरदा दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब इसी से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए डायरेक्टर क्रिकेट लाहौर कलंदर्स आकिब जावेद ने भी कहा कि एक जानिब जहां उन्हें ये काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक सामने आ रहा है कि उनके खिलाड़ी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी जानिब खिलाड़ियों की इंजरी से मुताल्लिक भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। वो ये भी कह गए कि हारिस रऊफ़ की इंजरी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा नुकसान होगी। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि अगर 5 मैचेस हारे हैं तो 5 मैचेस जीत भी सकते हैं। देखिए, हारिस जैसे बॉलर जो हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी देर बाद ऐसे बॉलर्स आते हैं, तो डेफिनेटली हारिस एक पिलर है लाहौर कलंदर के लिए और इवन के पाकिस्तान के लिए, जिस तरह उसने पिछले 2-3 साल से परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो इट्स अ बिग लॉस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 4 to 6 वीक he'll come back very strongly। देखिए, जब इस तरह की पिचेस होती हैं जब बैटिंग फ्रेंडली हों, उसके ऊपर रन्स बनते हैं और दूसरी टीम के पास भी चांसेस होते हैं कि वो चेस डाउन कर सकें। जो कंडीशंस हैं उनका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। टाइम्स होता है कि पहली इनिंग और दूसरी इनिंग में एडवांटेज या डिसएडवांटेज होता है, तो वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। जो पहला ओपनिंग मैच था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आई थी, ड्यू पड़ी थी, उसके बाद तो ये 20 ओवर्स एक ही तरह की कंडीशंस हैं, रन्स बन रहे हैं। अगर आप 200 के करीब भी रन्स कर देते हैं तो दूसरी टीम जो है चैलेंज करती है और करीब जाती है। एक जानिब ये तमाम गुफ्तगू जो आपने मुलाहिज़ा की, तो दूसरी जानिब क्रिकेट के हल्कों में इस वक्त तो PSL जहाँ जारी है, तो पाकिस्तान टीम का जो माजी में हमने देखा नाकामियों का एक सफ़र था, शायकीन क्रिकेट PSL शुरू होते ही वो तमाम सफ़र को भूल चुके हैं और इस वक्त क्रिकेट के हल्कों में PSL और PSL के ही चर्चे हैं। और इन्हीं महरिकात पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया कनाडा से पाकिस्तान की क्रिकेट का एक मारूफ नाम और बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल जो हैं एम्पायर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम करते हैं और काफ़ी शानदार अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, ख़ास तौर पर क्रिकेट के हल्कों पर काफ़ी गहरी इनकी निगाहें हैं। जनाब डॉक्टर हाफिज़ अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ अवान साहब इस हवाले से ज्वाइन करने के लिए हमें। और मैं यही जानना चाह रहा हूँ, मुसलसल हम देख रहे हैं खिलाड़ियों के फ़िटनेस के मामले को लेकर जो है अब बातें सामने आ रही हैं, बयानात सामने आ रहे हैं। हमने आकिब जावेद साहब का ही बयान देखा, मोहम्मद हफीज़ साहब जो हैं वो भी इस हवाले से बात कर रहे हैं। रिजवान कह रहे हैं कि 20% फ़िट खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान टीम के मयार के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता है। आपकी क्या राय है? जी, फिटनेस पर अगर आप कंप्रोमाइज़ करेंगे तो फिर मैच पर कंप्रोमाइज़ करेंगे, मैच पर करेंगे तो टूर्नामेंट पर करेंगे और उसके बाद सबसे आखिर में सबसे पहले बल्कि आप क्रिकेट पर कंप्रोमाइज़ करेंगे। ये नहीं हो सकता, ताबिश इस तरह नहीं चलने वाला। ये अगर आप फिटनेस देखिए, 20% फिटनेस का क्या मतलब हुआ, यानी कि 80% अगर प्लेयर अनफिट है उसको खिला दिया जाए। बड़ी अजीब सी बात लगती है, कितनी बेमंतकी बात है। यहाँ 100% फिट चाहिए। मैं हफीज़ की बात को बिल्कुल बाय करना चाहूँगा। उन्होंने कितना अपने टेन्योर में इसको इम्प्लीमेंट किया ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये मैं नहीं कह सकता कुछ भी। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मिसबा ने अपने प्रोग्राम में यही कहा, मिसबाह हक ने भी और बाकी प्लेयर्स भी सारे यही कहते रहे कि यो टेस्ट वगैरह की वजह से लोगों की फिटनेस लेवल बहुत हाई हुआ था, जिसकी वजह जो परफॉर्मेंस हमने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हमारी देखी भी गई थी कि फिटनेस कितनी अच्छी थी जब मिसबाह खुद कप्तान थे। और उसके बाद अगर मैं आगे आऊँ तो आज की फिटनेस, अगर आप किसी को कवर देने के लिए ये बात की जा रही है कि कोई मोटा है, कोई पतला है, या कोई अंडर वेट है या कोई ओवर वेट है, उसको खिलाने की बात है तो फिर ठीक है, मतलब पॉलिटिकल बात तो हो सकती है, लेकिन इसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं। 100% फिट, 100% फिट। और जो टेस्ट दोबारा से वापस लाना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई एक आध प्लेयर ऐसा होता है जिसको आप प्रॉमिस पे पिक कर लेते हैं कि ठीक है 100% तो फिट नहीं लेकिन 99% फिट है, चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि 20% फिट को आप खिला दें, तो फिर यही रिजल्ट होगा। बड़ा ही खूबसूरत आपने इस हवाले से बात की, लेकिन मैं दूसरी जानिब ये भी जानना चाहूँगा, PSL की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बनाया जाता है। कप्तान तक PSL की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कौमी टीम के बनाए जाते हैं, मुंतखब किए जाते हैं। अब इस मयार को कैसे देख रहे हैं? PSL सीज़न 9 एक जानिब जारी है, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस और मुस्तकबिल में पाकिस्तान टीम के जो प्लान्स होंगे उनसे मुताल्लिक क्या देख रहे हैं? क्या कुछ बेहतर देख रहे हैं PSL में जो कुछ हो रहा है अब तक? आपने क्या इस पर ऑब्जर्वेशन देंगे?
जी ताबिश, ये सवाल बहुत ही अहम है। मेरा ख्याल है कि हर एक्सपर्ट से ये पूछा जाना चाहिए कि टीम परफॉर्मेंस यानी कि कैप्टनसी के तौर पर देखना और चीज़ है, टीम को यूनाइट रखना और कैप्टनसी करना, दोनों ये दो डिफरेंट किस्म के प्रोफेशन है। ठीक है, आप परफॉर्मेंस देते हैं टीम के अंदर, लेकिन आपके साथ टीम नहीं खड़ी, जैसे 90s में भी हुआ करता था, तो वहाँ मसाइल हमारे रहा करते थे कि बहुत सारे कैप्टन हमारे थे, लेकिन टीम परफॉर्मेंस के साथ साथ भी प्रॉब्लम्स आते थे। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो अब टीम मुझे स्कैटर्ड सी थोड़ी नजर आती है, तो यूनाइट करने के लिए आपको बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। रिसेंट पास्ट में जब हमारी मैनेजमेंट ने थोड़ी छेड़छाड़ की थी बाबर आजम की कैप्टनसी के साथ, तो उनके पीछे पूरी टीम उनकी, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और हसन अली तमाम के तमाम खड़े हो गए थे। ये कह करके सोचना भी मना है, यानी कि बाबर की कैप्टनसी को हटाना, इसके बारे में सोचना भी मना है। ये ट्रेंड दूर की बात थी, लेकिन आज मुझे नज़र नहीं आती वो चीज़, उस तरह से टीम जल नज़र नहीं आती। तो ये तो बहरहाल बाबर का खासा था कि उन्होंने टीम को यूनाइट भी रखा हुआ था, अपनी परफॉर्मेंस भी थी। हाँ ठीक है, हम फाइनल भी खेले, सेमीफाइनल भी खेले, अच्छा परफॉर्म किया, इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं थी जितनी कि इस वक्त हमारी कैप्टनसी में हो रही है। और उसके अलावा आपने दूसरा सवाल किया था कि कौन कौन से लड़के इंजेक्ट करने चाहिए, उनकी इंडक्शन होनी चाहिए टीम में। तो नए लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नाफिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया सो फार। ज़रूरी नहीं कि उनको आप डायरेक्टली प्लेइंग 11 में ले आएँ, इनको साथ रखें, जहादाद खान है उनके साथ। और जो नए लड़कों में रात को उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, आरिफ याकूब ने, इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, तो वो उनके उसामा मीर के पीछे खड़े हैं, उसामा मीर शादाब खान के पीछे खड़े हैं, अबरार परफॉर्म कर रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर से। तो मेरा ख्याल है कि ऑल आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। और अगर साथ साथ बैटिंग की बात की जाए, फास्ट बॉलिंग की मैं पहले बात कर लूँ, तो उसमें मोहम्मद अली ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मीर हमजा इज़ द वन, उसको जरूर इंजेक्ट करना चाहिए, इसलिए कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त बहुत हाई है बाकी तमाम बॉलर्स की निस्बत। तो मीर हमजा, मोहम्मद अली और अब्बास अफरीदी मुल्तान से, मोहम्मद अली भी मुल्तान से, इनको भी ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। और इसके अलावा बैटिंग में भी शानदार परफॉर्मेंसेस हमारे सामने आ रही है, जैसे मैंने नाफिया की मिसाल दी, जहादाद की भी, तो बाकी भी लोग हैं, उनको मेरा ख्याल नए ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अब हारिस रऊफ से और कुछ इवन शादाब खान को भी मेरा ख्याल है कि थैंक यू, अलविदा, गुड बाय कह देना चाहिए। बिल्कुल, आपका मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू तो जान लिया, लेकिन दूसरी जानिब अगर बात भी की जाए, बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? जिस अंदाज से उन्होंने परफॉर्मेंस की इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़, शानदार एक बारी खेली, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त अंदाज से 176.16 के स्ट्राइक रेट के साथ अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। उनकी सेंचुरी पर, उनकी परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे? जी ताबिश, बिल्कुल आपने सही कहा। बाबर की आज की जो इनिंग्स है वो तो एक यादगार इनिंग है, हमेशा याद रहेगी लोगों को, देखने वालों को। मैं तो रश कर रहा हूँ उन लोगों पर जिन्होंने लाइव देखी, स्टेडियम के अंदर देखी होगी। कमाल इनिंग्स थी, इससे खूबसूरत इनिंग क्या हो सकती है। और बाबर ने आज खुद भी ये एतराफ़ किया कि मेरा ख्याल है कि ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स है, बल्कि वन ऑफ द बेस्ट क्या, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनिंग्स है। और बहुत खूबसूरती से खेले, और ख़ास तौर पर आज उन्होंने सिर्फ सेंचुरी स्कोर नहीं की, 63 बॉलों पर सेंचुरी स्कोर करके 180 के तकरीबन स्ट्राइक रेट से नहीं खेला, बल्कि उन्होंने ये प्रूव किया कि कैप्टन इनिंग क्या होती है। ये कैप्टन इनिंग थी बेसिकली। जब उन्होंने स्टार्ट में आए, उन्होंने तेज खेला, अपने शेल से बाहर निकल कर खेले। आज उनके कवर ड्राइव्स तो देखने को मिले, साथ उनकी आज थोड़ी ऑड शॉट्स भी नजर आई, जो T20 का खासा है। उन्होंने आज वो खुलकर खेली, और फिर जब दरमियान में 3 विकेट्स गिर गई, तो उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को संभाला दिया, टीम को संभाला दिया, और उस शेल में नहीं गया जो जिस पर उन पर तनकीद बहुत ज़्यादा होती है आमतौर पर, कि बाबर हमेशा स्लो खेलते हैं, स्ट्राइकर स्लो हो जाता है तो वो दरमियान में आके बहुत नीचे ले जाते हैं गेम को। ऐसा नहीं किया जिन्होंने, फिर दोबारा से एक्सेलरेट किया, जो ही थोड़ी सी इनिंग संभली, पहले उन्होंने साइम अयूब ने उनका साथ दिया, और फिर नीचे वाल्टर ने आकर छोटी सी इनिंग उनके साथ खेली। लेकिन आज शो तमाम था सिर्फ और सिर्फ बाबर का था, और ग्रेट परफॉर्मेंस थी। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर उनकी परफॉर्मेंस, बाकी परफॉर्मेंस को देखें, तो मेरा ख्याल है कि ये परफॉर्मेंस उनको उस वहाँ तक ले जाएगी जहाँ वो अपने आप को वर्ल्ड कप में फिर से ओपनर के तौर पर देखेंगे। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए जनाब डॉक्टर हफीज़ अवान साहब। इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और बात कर रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, और शॉर्ट ब्रेक के बाद बात करेंगे PSL सीज़न 9 जो, और कराची में अभी ये मेला लगने जा रहा है, और कराची में क्या कुछ होगा और क्या कुछ हो सकता है। शायकीन क्रिकेट क्या माजी की तरह स्टेडियम्स का रुख करेंगे या फिर नहीं करेंगे? जिस अंदाज से हम देखते हैं कि कराची के फैंस जो हैं वो सिर्फ घर की TV स्क्रीन तक ही महदूद रहते हैं, स्टेडियम तक नहीं पहुँचते हैं। क्या वजह है? ये तमाम वजूहात पर गुफ्तगू करेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें खेल कर जीत। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद, और बात कर रहे थे PSL सीज़न 9 और लाहौर और मुल्तान में जहां मैचेस हुए, अब शहर कायद में बाकायदा इसका आगाज़ कल से हो जाएगा।
और क्या तैयारियां हैं और किस तरीके से शायकीन क्रिकेट जो है इस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं, आया कराची में जो शायकीन क्रिकेट हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, इन तमाम तर मौरिकात पर गुफ्तगू करेंगे। और हमें इस वक्त ज्वाइन किया हमारे स्टूडियो में, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, छुपी हुई पोशीदा ख़बरों को आपके सामने टीवी स्क्रीन्स की जीनत बनाने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। जनाब असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स राइटर्स फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम देते हैं और हमें ज्वाइन किया है बज़रिए ऑडियो कॉल, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, जनाब उबैद अवान साहब सजास के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम देते हैं। और ये जो इदारे हैं ये ख़ास तौर पर साफ़ियों के फ़लाह बहबूद के लिए काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। जो दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है साफ़ियों को शोबा स्पोर्ट्स में, उनमें काफ़ी अहम किरदार अदा करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और असगर अजीम साहब, मैं आपसे इस चीज़ों का आगाज़ करूँगा। आप ये तमाम तर चीज़ें देख रहे हैं, हमने देखा कैसे देख रहे हैं PSL सीज़न 9 बाकायदा इसका आगाज़ होने जा रहा है, नए चेयरमैन आए हैं, उनके इक़दाम को कैसे देखते हैं? PSL सीज़न 9 का आगाज़ तो हो चुका है और अब कराची में इसकी बारी आ गई है और कल से कराची में इसके मैचेस शुरू हो जाएंगे और जो इसका आगाज़ होगा कराची किंग और इस्लामाबाद से होगा। आज कराची किंग ने प्रैक्टिस सेशन किया है और भरपूर सेशन किया, लेकिन उसमें हसन अली नहीं थे। हसन अली आई थिंक एक बार फिर अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है एक मासूम से मेहमान से, तो वो लाहौर में है। लेकिन कप्तान शान मसूद ने थोड़ी सी बात की और उसने इस बात का शिकवा किया, या यूँ समझ लें कि उसको इस बात का अफसोस है कि नवाज़ जो है 100% परफॉर्म नहीं कर पा रहे और अपनी परफॉर्मेंस से भी उन्होंने बात की है। चूँकि कराची किंग का स्टार्ट अच्छा होता है लेकिन आगे जाके फिर वो बैक हो जाते हैं। तो देखते हैं कि कल से क्या सूरत सामने आती है। और अब तक जो भी मैचेस हुए हैं, अच्छे मैचेस बहुत सारे हुए और कुछ मैचेस तो ऐसे हुए जो आखिरी बॉल तक गए और उसमें नहीं पता चल रहा था कि कौन सी टीम इसमें फतेहयाब होगी। ख़ास के कल का जो मैच था वो बहुत ज़बरदस्त रहा, जिसमें मैं समझता हूँ कि बाबर आजम बहुत दिनों बाद अपनी क्लास में नज़र आए और अच्छे शॉट्स उन्होंने खेले। 68 गेंदों पे 111 रन बनाए और 130-140 का उनका स्ट्राइक भी रहा। लेकिन उसके साथ साथ साइम और बाबर आजम खान, मैं समझता हूँ साइम जो मुख्तसर तरीन इनिंग भी खेल रहे हैं तो वो अपने टैलेंट की झलक दिखा रहे हैं और एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि अगर उनको मौका मिले और टीम का नेशनल टीम का मुस्तकिल हिस्सा बनाया जाए उन्हें, तो वो एक अच्छा इजाफा पाकिस्तान टीम के लिए खासकर T20 वर्ल्ड कप के लिए हो सकते हैं। लेकिन आजम खान की जो इनिंग थी वो इनिंग नेचुरली बहुत ज़बरदस्त थी। 30 गेंदों पर या 31 गेंदों पर 75 रन उन्होंने बनाए थे और वो जो उनके लिए आजम के लिए मशहूर है कि वो बहुत जाहिराना अंदाज से बैटिंग करते हैं और उनके स्ट्रोक्स जो बड़े जानदार होते हैं। तो कल वो चीज़ें नज़र आई और चारों तरफ वो खेल रहे थे और मेरा ख्याल था कि इस्लामाबाद शायद मैच जीत जाएगा। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मैंने देखा कि महबूब जो है वो याकूब वो अपने सेकंड लास्ट ओवर 19वें ओवर में वो 4 विकेटें ले गए। अब मेरी समझ में एक बात नहीं आती, ठीक है याकूब खेल कर आया है डोमेस्टिक और इन फॉर्म भी है, लेकिन इस्लामाबाद के कप्तान और मैनेजमेंट क्या कर रही थी जब एक मैच उनके हाथ में था और 4 विकेटें उनकी गिरी हुई थी और जब विकेटें गिरना शुरू हुई आखिरी ओवर में, तो क्यों नहीं उनको मैच प्लान चेंज किया और मैच प्लान चेंज करके उनको विकेट पर ठहरने के लिए कहा। इतना बड़ा स्कोर तो नहीं था, अगर 2-3 गेंदें वो ईजीली सिंगल खेल लेते या बाउंड्री पर तवज्जो देते तो मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद मैच निकाल लेता। लेकिन वही बात थी कि बस आना है और गेंद को बाउंड्री के बाहर फेंकना है, जबकि मैंने तो हमेशा अपने सीनियर से यही सुना है कि एक छक्के से बेहतर 2 बाउंड्रियाँ आए ताकि आप सेफ भी रहें और स्कोर भी आपका चलता रहे। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया और फिर उसके बाद और ज़्यादा हैरत हुई जब शादाब जो है बार बार से अपने इंटरव्यू में ये कह रहे थे कि हमने जो है वो स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेली, हमने स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेली। मेरी समझ में नहीं आया कि ये स्मार्ट क्रिकेट है क्या भला। ये मतलब जो उससे ज़ैनब जो सवाल कर रही है तो वो एक ही जवाब देता है कि हाँ जी वो यूं हो गया और हमने स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेली, हाँ जी वो याकूब ने जो है वो विकेट निकाल दी, हमने स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेली। तो मुझे तो नहीं समझ में आया कि स्मार्ट क्रिकेट किस भला का नाम है, इस्लामाबाद कैसे अपनी इस्लाह करेगा और जो उसकी एक अप्रोच होती है एग्रेसिव खेले। तो अब मेरा ख्याल है कि उसको अपनी मैच प्लान में तब्दीली करने की ज़रूरत होगी। साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि कोयटा ग्लिटर्स जो है वो 2 सीज़न जो है उसने मिस किया और उतना अच्छा परफॉर्म नहीं था। लेकिन क़यादत की तब्दीली के बाद और टीम में कुछ तब्दीलियों के बाद मैं देख रहा हूँ कि अब 4 में से 3 मैच जीतकर वो 2nd पोजीशन पर इस वक्त मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ आपने मुल्तान सुल्तान को भी देखना होगा कि मुल्तान सुल्तान इस वक्त लीड कर रही है और टॉप पर मौजूद है। कराची किंग
आ सकती है चौथे पोजीशन पे भी, लेकिन तीसरे पोजीशन पे कौन सी टीम इस वक्त आएगी, सवाल ये है कि इस वक्त जो पॉइंट टेबल है उस टेबल पे हम तीसरे टीम कौन सी होगी। क्या वो टीम पेशावर ज़ल्मी होगी, क्या वो टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है। चूँकि लाहौर तो वो बैक टू द पवेलियन होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि अब वो अगर मगर और जिसने ज़्यादा उस वक्त प्रेशर में है, मुझे नहीं लगता कि मज़ीद वो उनको अगर एक मैच और मिस करें तो 100% माइनस है, वरना फिर वो अगर मगर के चक्कर में रहेंगे। बड़ी खूबसूरती के साथ आपने तफसीली तौर पर इन तमाम तर महरिकात पर ना सिर्फ गुफ्तगू की, आपने जिस अंदाज से वाज़े किया, लेकिन दूसरी जानिब आकिब जावेद साहब जो हैं अभी भी ज़िद करे बैठे हैं। वो कहते साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद जो हैं, उवैद साहब, वो यही कह रहे हैं, डायरेक्टर हैं लाहौर कलंदर्स के, और उनका ये मानना है कि 5 मैचेस अगर हम हारें, 5 मैचेस जीत कर हम जो है अभी भी PSL की जो सेमीफाइनल की दौड़ है उसका हिस्सा बन सकते हैं। आपका क्या मानना है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ताबिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। असगर भाई ने काफ़ी डिटेल से जो है वो PSL का जो नक्शा खींचा है, वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ में आई हैं। और आपका सवाल आकिब जावेद से मुताल्लिक है, लेकिन उससे पहले मैं चेयरमैन PCB के हवाले से एक बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीख में पाकिस्तान को पहला चेयरमैन मिला है कि जो जब कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा करता है तो PCB की प्रेस रिलीज आती है कि जी आज हमारे चेयरमैन साहब जो हैं उन्होंने कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया और फलां से मिले और उधर स्टेडियम को मुआयना किया और प्लेयर से मिले। तो मतलब ये इस हद तक अब पहुँच गया है क्रिकेट बोर्ड कि चेयरमैन जो कि वज़ीर आला भी हैं, पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं, और वो जब आते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो कि PCB का हेड ऑफिस है, तो उसके ऊपर भी प्रेस रिलीज आती है कि जी आज हमारे चेयरमैन साहब जो है, हालांकि चेयरमैन जो है वो फुल टाइम जॉब है और चेयरमैन को हर वक्त मौजूद होना चाहिए। और इतना बड़ा इवेंट चल रहा है और लाहौर में मैचेस चल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा चेयरमैन किस्मत से हमें मिल गया है कि जो कि PCB के हेड ऑफिस में ही नहीं होता। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो थोड़ी सी तशवीश है कि किस तरह से मामला जो है वो PCB के आगे चलेंगे। दूसरा ये कि लाहौर कलंदर्स की जहाँ तक आपने बात की है, तो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि लाहौर कलंदर ने इस सीज़न में जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, 2 मरतबा की चैम्पियन, और इस दफ़ा बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर में नज़र आई है। शाहीन शाफरी की कप्तानी हमें उस तरह से नज़र नहीं आई जिस तरह उन्होंने पिछले सीज़न में की और चैम्पियन बनवाया। लेकिन बहुत सारे अब क्वेश्चन मार्क हैं लाहौर के ऊपर, क्योंकि 5 मैचेस मुसलसल हारने के बाद बहुत मुश्किल होता है कमबैक करना। हमने देखा है कि जहाँ तक मुझे याद है तो 2 सीज़न पहले मुल्तान सुल्तान की कुछ ऐसी परफॉर्मेंस थी और फिर उन्होंने लगातार मैचेस जीते, और न सिर्फ ये कि वो फाइनल तक पहुँचे थे और आई थिंक वो चैम्पियन भी बने थे। तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी, लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस अगर लाहौर की टीम देने में कामयाब हुई तो फिर उसके चांसेस बन सकते हैं। लेकिन 5 मैचेस हारने के बाद टीम का मोराल लाजमी तौर पर गिर जाता है और फिर उस टीम को उठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक जीत की ज़रूरत है लाहौर को, और एक जीत अगर मिलती है तो उसके बाद देखें कि शायद उनका मोराल कुछ अप हो जाए। बाकी कराची में अब मैचेस होने जा रहे हैं और कराची के शायकीन न सिर्फ पुरजोश हैं बल्कि वो इंतज़ार कर रहे थे, और रमज़ान में ख़ास तौर पे मैचेस होंगे तो रमज़ान में नाइट क्रिकेट कराची वाले जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हमें देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा रौनक देखने को मिलेगी कराची में रमज़ान की रातों में। बिल्कुल, हमें काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिकेट के हवाले से क्रिकेट के जो शायकीन हैं वो इस इवेंट को एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। काफ़ी अहम सवाल उठाया है असगर अजीम साहब, चेयरमैन की मसरूफियात से मुताल्लिक जनाब उबैद अवान साहब ने। इतने मसरूफ़ चेयरमैन को क्यों ये जिम्मेदारी दी जाती है? इतने मसरूफ़ शख्स को, पहले वो वज़ीर जो है आला के तौर पर निगरान सेटअप का हिस्सा थे, एक चैनल के वैसे ही मालिक हैं। आप पहले भी एक शुगर मिल के मालिक को लाए, उसने जो है टीम को बेहतर करने के बजाय उसका पूरा मोराल गिरा दिया। अब एक और ऐसे शख्स, देखिए ज़ाती कारोबार क्या है मुझे उससे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो वज़ीर आला थे और वज़ीर आला की हैसियत से और चेयरमैन PCB दोनों की हैसियत से उन्होंने विजिट किया स्टेडियम का, तो उस वक्त नो डाउट प्रेस रिलीज आए और दबाव भी PCB पे बहुत ज़्यादा था।
चूँकि सूबे का वज़ीर आला भी मौजूद है और चेयरमैन भी उनका वही है, तो उस वक्त वो चीज़ें हुई थी और वो टाइम नहीं दे रहे थे। लेकिन अब वो वज़ीर आला की सीट से फारिग हो गए, तो मेरा ख्याल है वो अपने बिजनेस के साथ साथ मैं मुख्तसरन आपसे ये सवाल करूँगा कि जो हमने देखा PSL के दौरान ट्रांसमिशन जो है PSL के मैच की वो बंद हो गई थी, फिर इसके अलावा हमने देखा कि वो फेंडर्स दिखाए गए थे जो जंगालूद थे। PSL सीज़न 9 जारी है, 8 के जो है फिलर्स चलते हुए दिखाई दे रहे थे। लीग की स्पेलिंग गलत थी, उनकी मसरूफियात ज़्यादा थी तो तवज्जो नहीं दी होगी उन्होंने। नहीं, ये सब उनका काम तो नहीं था। बाकी तो टीमें जो बनी होती हैं, जिनको जो काम दिया जाता है, वो उनका भी फ़र्ज़ है। उनका तो काम ये है कि इल्म में आए तो उसके बाद उसके नोटिस लें और एक्शन लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि लेकिन हैरत की ये बात थी जब आपने को पोलो पार्क के अंदर PSL ट्रॉफ़ी की रुनमाई तकरीब की, बाबर आजम पहुंचे नहीं थे। इस वक्त मौजूदा क्रिकेट के या फिर पाकिस्तान के तो ब्रांड समझे जाते हैं, तस्वुर किए जाते हैं, बाबर आजम किंग तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। और उस वक्त सलमान नसीर साहब कह रहे थे वो रास्ते में, उनके लिए इंतज़ार भी नहीं किया गया, पहले ही उसकी तकरीब का आगाज़ कर दिया गया। ये तो पॉजिटिव साइन है ना कि खिलाड़ी के ब्लैकमेलिंग में नहीं आया, उसको देर से क्यों नहीं आया, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी क्यों की, उसको वक्त पे आना चाहिए था। तो मैं तो समझता हूँ कि उसको पॉजिटिव भी तो ले सकते हैं हम। पॉजिटिव ले सकते हैं, जरूरी तो नहीं है ना। देखिए, ये हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठीक है। अगर वो उसका इंतजार करते हैं तो आप कह रहे होते हैं कि यार बाबर इतना बड़ा हो गया कि उसके ओपनिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, इनॉग्रेशन के लिए, और बाबर साहब पहुंचे नहीं है, कि बाबर वाकई किंग है। तो अब अगर उनकी गैर मौजूदगी में या उनके ना आने का ये बताना था कि बाबर किंग नहीं है, ये बताना था कि भाई खिलाड़ियों की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। और वो अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है तो फिर ये उसका कसूर है, लिहाजा जो टाइम है उस पर वो चीज़ होनी चाहिए। और ये तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में ज़िंदगी के तमाम शोबों में होने चाहिए। अच्छा, ये बड़ा एक अहम नुक्ता आपने भी उठाया है उबैद अवान साहब। मैं आपसे इस हवाले से जानना चाहूँगा, मेरे प्रोग्राम में तौकीर ज़िया साहब और आरिफ अली खान अब्बासी साहब मौजूद थे, उन्होंने इस पर काफ़ी ज़्यादा सरजनिश की कि आया इस तरह के लोगों को क्यों जो है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाया जाता है, और ऐसे सेलेक्टेड क्यों बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बनाए जाते हैं कि वो बाकायदा उन्हें जो है सपोर्ट कर रहे हों। तो क्या मजबूरी होती है, किसकी मजबूरी होती है? और ये भी एक तासुर सामने आता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है जो पसंद नापसंद के बुनियाद पर जो इस तरह के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स को लगाती है। देखिए ताबिश, मसला ये है कि चेयरमैन PCB की पोस्ट जो है वो एक सियासी पोस्ट बन गई है, न कि वो क्रिकेट के हवाले से कोई ओहदा है। क्योंकि माजी में हम देखते हैं तो जब एसोसिएशंस का एक रोल होता था तो एसोसिएशंस जो है वो चेयरमैन चुनती थी, और जो बॉडी होती थी उसमें एसोसिएशंस के लोग होते थे, और PCB एसोसिएशंस के थ्रू ही सारे काम करता था। अगर कराची में मैच हो रहे हैं या लाहौर में हो रहे हैं या किसी भी दूसरे शहर में, तो वहाँ की लोकल जो एसोसिएशन होती है, जैसे कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन है, तो वो पूरी तरह इन्वॉल्व होती थी। यहाँ पर जो है मैचेस होते थे, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो रहे हों या वनडे मैचेस हो रहे होते थे, तो उसमें गेट मनी में भी उनका हिस्सा होता था, और उसके ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है उनका किरदार होता था, इसी तरह तमाम दूसरे शहरों में। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सारा कुछ जो है वो अपने हाथ में ले लिया है। उसके अलावा चेयरमैन की जो पोस्ट है वो डायरेक्ट वजीर आज़म पाकिस्तान जो है वो उसको नॉमिनेट करते हैं, और वो बंदा चेयरमैन बनता है। जब कोई वजीर आज़म चेंज होता है तो वो अपनी मर्जी का दूसरा बंदा ले आते हैं, पहले वो वाले को हटा देते हैं। इस चक्कर में हमारी क्रिकेट जो है वो एक तमाशा बन गई है। आप देखें माजी में जिस तरह नजम सेठी चेयरमैन थे, तो इमरान खान वजीर आज़म बने, तो उन्होंने आकर जिस तरह से उनके साथ बिहेव किया, सेठी को घर जाना पड़ा। फिर ज़का अशरफ आए, सेठी ने उनके ऊपर केस कर दिया, वो कोर्ट चले गए, कोर्ट ने कहा जी ज़का अशरफ को बहाल करो, ज़का अशरफ ने उसके खिलाफ केस कर दिया। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं अवान साहब कि बड़ा एक मैस क्रिएट किया गया, और हमने देखा 13 माह के अरसे में हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उसके कोई बेहतर और मुस्बत नताइज सामने नहीं आए। असगर अजीम साहब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ मैं एक सवाल भी ऐड कर दूँ कि एक तो ये तासुर सामने आता है, ये जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाफिज किए जाते हैं या फिर लाए जाते हैं, इनमें ना तो कोई क्रिकेट से मुताल्लिक क्रिकेटिंग माइंड होता है, और दूसरा ये जो इनके एडवाइज़र्स होते हैं वो भी उन्हें कोई दुरुस्त एडवाइस नहीं कर रहे होते हैं। इस वक्त जो मौजूदा सेटअप में एडवाइज़र हैं मोहसिन नकवी साहब के, क्या वो बेहतर हैं? देखिए, मोहसिन नकवी साहब तो भी आए हैं, उनके एडवाइज़र उनको बेहतर गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको टाइम तो देना होगा। और सबसे जो पॉइंट ये है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बराह रास्त जो है वो
वज़ीर-ए-आज़म हाउस को जवाबदेह हो गया है। बीच में जो इसका तो ये मतलब वो रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है मोहसिन नकवी साहब के लिए। बैनुल सूबाई राब्ता जो आईपीसी मिनिस्ट्री थी उसका किरदार ख़त्म कर दिया गया, बोर्ड से सेक्रेटरी आईपीसी का किरदार ख़त्म कर दिया गया। अब वो बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस को जवाबदेह है। तो मसला ये है कि एक तो बैद ने बात की बिल्कुल सही कि ये जो चेयरमैन की पोस्ट है वो सियासी होती है, इसको सियासी मुदाखलती या सियासी रिश्वत कह लें आप उसको। तो 35 पंचर के बाद देखें अब कितने पंचरों की कहानी सामने आती है, क्योंकि 2 दिन पहले इंतखाबात से 2 दिन पहले चेयरमैन नॉमिनेट करने की क्या ज़रूरत थी इनको? कोई और बंदा भी तो हो सकता था, लेकिन 2 दिन पहले नॉमिनेट किया गया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कहानी तो होगी और ये कहानी ज़रूर सामने आएगी, क्योंकि मुझे तो इसमें बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अब सवाल ये है कि जब बराह-ए-रास्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जाएगा तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो दफ्तर है उनका वो तो उनके अपने पॉलिटिकल लोगों से भरे पड़ा हुआ है, तो फिर इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ना हो जाए और फिर एक ऐसा तमाशा ना खड़ा हो जाए कि जिसकी वजह से श्रीलंका पे पाबंदी लगी है, जिसकी वजह से दीगर ममालिक पे पाबंदी लगी कि जनाब सियासी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अवान साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस हवाले से? क्योंकि ये भी खदशा जो जाहिर किया है, जो पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखा है असगर साहब ने, वो ये कह रहे हैं फिर तो ये खदशा सामने आ जाएगा अगर सियासी इतनी मुदाखलत हुई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भी आईसीसी बैन ना कर दे। देखिए बिल्कुल असगर भाई सही कह रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह अब आईपीसी मिनिस्ट्री को बीच में से हटाया गया है और डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंडर हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो इससे जो है मज़ीद ज़्यादा बदमज़गियाँ पैदा होंगी, मज़ीद हमें जो है वो तमाशा देखने को मिलेगा क्रिकेट बोर्ड के अंदर, क्योंकि अब वज़ीर-ए-आज़म चेंज हो गया। जो पहले वज़ीर-ए-आज़म था उसके दौर में मोहसिन नकवी बने, अब अगर शहबाज शरीफ बनते हैं या कोई भी दूसरा आता है तो वो अपनी मर्जी का बंदा लगाएगा और उसके लिए उसके पास फुल पावर होगी। वो एक उसने ऑर्डर करना है जी हम इसको नॉमिनेट कर रहे हैं और इसको हटा रहे हैं, और जिससे आइन के अंदर भी है कि वो चेयरमैन जो है वो जो अपने चीफ पैटर्न है वो चेयरमैन को नॉमिनेट कर सकता है गवर्निंग बोर्ड में, और फिर गवर्निंग बोर्ड जो कि 8-10 लोगों का है उसमें अगर एक बॉडी होती, एक सियासी एक जो जमहूरी तरीक़ाकार है उसमें एसोसिएशंस के लोग होते तो वो वोटिंग करते और वो अपना चेयरमैन चुनते, लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है। बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा खराबी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन के अंदर भी और सिस्टम के अंदर भी। जब तक इसको दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो अब देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो है हम सफ़र कर रहे हैं, चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने कहा जी आप रीजन को ख़त्म कर दें, रीजन को ऊपर ले आएँ, आप डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर दें, फिर लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बाद अगर मैं आपसे असगर साहब ये जानना चाहता हूँ कि आप क्योंकि कराची के हल्के में साफ़त करते हैं, आप इन तमाम तर चीज़ों को करीब से जानते हैं। कराची अगर बात की जाए क्रिकेट हब भी रहा है पाकिस्तान के लिए, दूसरी जान लाहौर से काफ़ी खिलाड़ी आए हैं, ये दोनों जो है बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में इनके रूह रवा मौजूद नहीं है, ना तो नदीम उमर साहब ना तो लाहौर के जो अलमिया है कि कराची की पाकिस्तान की 2 बड़ी नर्सरी हैं क्रिकेट की, एक लाहौर और कराची, नंबर 1 कराची, नंबर 2 लाहौर, और इन दोनों की मुस्तकिल रुकनियत बोर्ड में होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब मसला क्या है? मसला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस चेयरमैन बराह रास्त मुंतखब नहीं करता, 2 बंदे वो अपने गवर्निंग बोर्ड के लिए नॉमिनेट करता है। गवर्निंग बोर्ड के जो दीगर लोग होते हैं वो फार्मूले, कौन सा फार्मूले पर अमल करते हैं? वो उस फार्मूले पर अमल करते हैं जिसको कहते हैं जिसे पिया चाहे वही सुहागन, क्योंकि वो बुराई ले नहीं सकते, तो लिहाजा पीआई ने जिसको नॉमिनेट कर दिया है वो उसी को वोट दे के बोलते हैं जो मैसेज आ गया है उसको चेयरमैन बना देते हैं। अपनी इनकी कोई हैसियत कोई औकात रहती ही नहीं है। लेकिन कराची और हैदराबाद की मेंबर जो गवर्निंग बोर्ड में नुमाइंदगी है ये मुस्तकिल होना चाहिए, इस पर कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाहौर की होती है तो कराची को मैनेज करते हैं, कराची की होती है तो लाहौर को मैनेज करते हैं, और इस बार तो दोनों को ही मैनेज किया हुआ है इन्होंने। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। अब बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो बोर्ड के रुकन है वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जहाँ क्रिकेट बराए नाम हो रही है, जो अन्य सिंध के भी हैं, पंजाब के दीगर इलाकों के भी हैं। अच्छा, फिर डिपार्टमेंट के जिनको बिल्कुल आप देखें डेरा मुराद जमाली हो गया, लाड़काना हो गया, बिल्कुल हो गई है, उनको आप बोर्ड में क्यों ले रहे हैं भाई? क्या जरूरत पड़ी है भाई? जिनके टीमें रन कर रही है ना, जो टीमें बना रहे हैं, जिन्होंने अभी आपके डोमेस्टिक खेला है प्रेसिडेंट कप, आप उनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप दोनों से आखिरी सवाल से जानना चाहूँगा, पीएसएल जहां खिलाड़ियों के लिए काफ़ी शानदार मौका होता है कि वो परफॉर्म करें, टीम का हिस्सा बने, तो दूसरी जानिब अब हम देख रहे हैं जिस तरह से डोमेस्टिक परफॉर्मर्स उभर के सामने आए हैं। मोहम्मद अली ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया डोमेस्टिक में, वो पीएसएल में भी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। आरिफ याकूब और साहिबजादा फरहान, इसके हवाले से क्या कहेंगे? असगर साहब पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा। देखिए अभी बात यह है अभी के डोमेस्टिक को
इज्जत दो, डोमेस्टिक परफॉर्मर्स के ही आगे लेकर आओ। ये पीएसएल से जो नेशनल टीम में जाने का क्राइटेरिया है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 4 ओवर का जो प्लेयर होता है वो 10 ओवर नहीं करा सकता। 4 ओवर का प्लेयर जो है वो 50 ओवर में रिदम अपनी बरकरार नहीं रख सकता। लिहाजा डोमेस्टिक में लंबी क्रिकेट खेलने वाले को, डोमेस्टिक के परफॉर्मर को इज्जत देनी चाहिए, उसी को आगे लाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बड़े गौर से आप देख लें कि जो डोमेस्टिक खेल के आता है और जो पीएसएल से आ रहा है, दोनों की बॉडी लैंग्वेज में, उसके रिदम में, उसकी रनिंग में, उसकी फील्डिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि एक बंदा प्रोसेस से सीख के आ रहा है, सारी चीज़ें देख रहा है, एक बंदा डायरेक्ट आ रहा है, तो वो डायरेक्ट आने वाले में वो सलाहियतें नहीं होती। नो डाउट पीएसएल ने लड़के दिए हैं, लेकिन उन लड़कों को हमने लेकिन ऐसे कई नाम हैं असगर साहब जो गायब हो गए हैं। आप देखें ताहिर बेग कहाँ है किसी को पता नहीं है, हसन नवाज कहाँ है किसी को पता नहीं है, और ये पीएसएल की ही बदौलत नौजवान सामने आया था और इस वक्त जो मेन स्क्रीन से गायब हो गए। लेकिन जल्दी करते हैं। हमें कभी भी एक सीज़न, एक मैच, 2 मैच के परफॉर्मर को जो स्टार नहीं बनाना चाहिए, उसको अपने सर का ताज नहीं बनाना चाहिए जब तक कि वो कुंदन ना बन जाए। ना ही उसको मौका देना चाहिए कि जी आपने ये सीज़न बहुत अच्छा खेला, चले आप जाए नेशनल टीम में खेल लें। नथिंग, 3-4 सीज़न रगड़ने दें। या ताबिश को तो आपने ज़िंदगी भर रगड़, उसको आप मौका नहीं देते थे और ना आपने दिया है। बामुश्किल उसको एक टेस्ट आपने खिला के एहसान किया है। लेकिन दूसरे लड़कों को जो चंद मौके आप देते हैं और उसको आप उठा के नेशनल टीम में ले जाते हैं। ये जो लॉबिंग सिस्टम में जो रोटी गैंग है ना, इसका खात्मा होना चाहिए। रोटी गैंग का खात्मा होना चाहिए। बाबर की कप्तानी जाते ही क्या रोटी गैंग का खात्मा नहीं हुआ वैभव साहब? और क्या समझ रहे, अभी भी कोई मोनोपोली काम कर रही है, कोई लॉबी सिस्टम काम कर रहा है? तला रहमानी, साया कॉर्पोरेशन या फिर कोई और क्रिकेट एजेंट जिसकी अमल दखल है अभी भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर? नहीं, बिल्कुल है, अमल दखल लोगों का है और एक ग्रुपिंग है, ग्रुप टीम राब्ता करने की कोशिश करेंगे, राब्ता मुनक़ता हुआ है। बिल्कुल, क्या कहें, पूछा कि अमल दखल तो है और एजेंट रखना प्लेयर का हक है, लेकिन उस एजेंट का अपना भी कोई क्राइटेरिया और या समझ लो कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि ताकि वो हरकतें ना करें जो साया के चक्कर में हो गई और जो इंजमाम को जिन चीज़ों की जो है मैं समझता हूँ कि एक तरह से पनिश हुई उसको, और या फिर समझ लें कि बड़े प्लेयर की इनसाइड हुई। तो इन चीज़ों को हम मैनेज करना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि एजेंट वो हो, एक हमें एग्जाम्पल सेट जो हाँ एजेंट वो हो जो कानून के मुताबिक, पाकिस्तान के लॉ, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और पीसीबी के अपने जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से काम करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। असगर अजीम साहब गुफ्तगू कर रहे थे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, और इसी के साथ उबैद अवान साहब भी जो हैं वो इस हवाले से बातचीत कर रहे थे। आपने दोनों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा किया और दोनों का यही कहना था कि जो ये रिवाज है नवाजने का या फिर किसी को मौका देकर भरपूर चांस देने का, ये ख़त्म होना चाहिए और काबिल और अहल लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जब सरबराह बनाएंगे तो नताइज मुस्बत और मौसर होंगे। ये तो हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।